हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी दिन बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपनी एक सीरीज़ कर रहे थे बीपीएससी 107 के, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू असाइनमेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने आपके 3 पार्ट करा दिए। जिसने भी नहीं देखे वो प्लीज़ आके देख लेना। और आज हम करेंगे अपना यूनिट 12 से स्टार्ट, और यूनिट 11 तक मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 12 जो कि हमारा कोल्ड वॉर और डिफरेंट फेजेस की बात करता है। इससे क्वेश्चन आया, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में 200 वर्ड में लिखना है। अब ये जो कंटेंट लिया है मैंने 12th क्लास से लिया है, और काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है, अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है इसमें। तो आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर जो कि हमारा 1945 से लेके 19 कब तक चला था, 1991 तक चला था, ठीक है। 1945 से लेके कब तक चला था, जल्दी से बताओ मुझे। 1991 तक, 1991 तक, खुद बोलो। 1991 तक, ठीक है। तो ये नाइन मेरा थोड़ा सा अजीब सा बना है, लेकिन कोई बात नहीं यार। तो 1945 से लेके हमारा 40 क्या बन रहा है ये, देखो। हाँ, 1945 से लेके 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चलता है। अब ये कोल्ड वॉर था क्या? ये कोल्ड वॉर था टेंशन किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। किसके बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर। अब टेंशन किस चीज को लेकर थी? इनके बीच में टेंशन थी कि भाई कौन सुपीरियर है, किसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, किसके पास ज्यादा पावर है, किसका आइडियोलॉजी सुपीरियर है, इस चीज को लेकर, ठीक है। और ज्यादा हम इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर के अंदर एक पॉइंट आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसकी बात करेंगे। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? क्यूबन मतलब क्यूबा। क्यूबा एक जगह है, ठीक है। जैसे इंडिया एक जगह है, श्रीलंका एक जगह है, तो ऐसे क्यूबा है, ठीक है। एक आइसलैंड था ये, ठीक है। और ये बिल्कुल पास है किसके, यूएसए के। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये आपका क्यूबा बना हुआ है, तो बिल्कुल ये किसकी कोस्ट पे था, यूएसए की कोस्ट पे था। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये होती है कि अप्रैल 1961 को जो यूएसएसआर के लीडर थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे यूएसए को लेकर, कि यूएसए कहीं क्या ना करे, जो क्यूबा है इतना पास है जो कि उसके, कहीं इसको फिडेल कास्ट्रो से उसे पावर छीन के अपने आप में कब्जा ना कर ले। तो भाई वो कर ले, इससे यूएसएसआर को क्या दिक्कत हो रही है? यूएसएसआर को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्यूबा उसका अलो था। क्यूबा उसे डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो जो निकिता खुशरेव थे, ये हमारे यूएसएसआर के लीडर थे। इनको बड़ी टेंशन हुई कि कहीं जो मेरा दोस्त है ना क्यूबा, इसको यूएस से जो मेरा दुश्मन है, ये इसको कब्जा ना कर ले, ठीक है। छोटा सा आइसलैंड है और वो इतना बड़ा है, तो इसको ये कब्जा ना कर ले और सारी पावर किससे, फिडेल कास्ट्रो से अपने हाथ में ना ले ले। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्यूबा को रशिया का बेस बना दूंगा। जैसे रशिया को बेस बनाया हुआ है, वेपन वगैरह से भर भर के मिसाइल भरी हुई है, तो ऐसे ही मैं मिसाइल लगा दूंगा किसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर। तो इस डर में कभी वो क्यूबा के ऊपर कब्जा करने की सोचेगा ही नहीं, कभी वो वहां पे पावर अपनी अपने कब्जा करने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मिसाइल वगैरह रखी हुई है। अगर वो तैयार भी रहेगा तो सीधे मिसाइल उठ के वहां पे लग जाएगी यूएसए में। तो ये सोच के हमारा वो क्यूबा पे क्या कर देता है, मिसाइल लगा देता है 1962 के अंदर। अब पहली बार यूएसए के पास इतने सारे वेपन रखे होते हैं, मतलब यूएसए की सिटीज को डबल कर दे, इतने सारे वेपन कहाँ पे थे, यूएसए के बिल्कुल क्लोज थे। अब 3 हफ्ते बाद जो यूएसए उसको पता चलता है, 3 हफ्ते बाद, कि यूएसएसआर ने इतनी सारी वेपन कहाँ पे लगा के रखी है, क्यूबा के अंदर। अब यूएसएसआर के जो लीडर थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए ये जान के कि भाई इतनी पास वेपन किस लिए रख दिया है, क्या वॉर वगैरह स्टार्ट करना है क्या? तो जॉन एफ कैनेडी जो कि हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो मतलब ऐसा कोई वॉर वगैरह नहीं चाहते थे कि अगर वॉर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पता है यूएसएसआर भी रिटेलिएट करेगा और दोनों जगह से एक जितना ही वो होगा, मतलब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जितना इकोनॉमी मेरा खराब होगा उतना ही पैसा उसका जाएगा, उतनी ही बर्बाद होंगी दोनों साइड से, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बने दोनों कंट्री के बीच में। तो हमारे जो ये यूएसए के लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, वो खुशरेफ को बोलते हैं कि जितनी भी तुम ये मिसाइल वगैरह लेकर आ रहे हो ना, न्यूक्लियर वेपन वगैरह यहाँ पे रख रहे हो, इन सबको यहाँ से रिमूव करो। यूएसए के इतनी पास मिसाइल वगैरह नहीं रखा जाएगा, क्यूबा में जितना भी तुमने मिसाइल रखा है इन सबको यहाँ से रिमूव
रिमूव किया जाए। कनाडा ऑर्डर करते हैं अमेरिकन वॉरशिप को कि भाई तुम जाओ और जाके जितनी भी जो सोवियत यूनियन की ये आ रही है ना शिप वगैरह, इनको ऑर्डर करो कि अब कोई शिप नहीं आएगी, और जितनी भी इन्होंने मिसाइल वगैरह यहाँ से लगा के रखी है इनको यहाँ से हटाओ, सभी को रिमूव करो। ठीक है, तो यूएसएसआर को कौन वार्न करता है? यूएसए वार्न करता है। अब ये बहुत बड़ा क्लैश बन चुका था, पूरा वर्ल्ड परेशान था, पूरा वर्ल्ड नर्वस था कि कहीं यूएसए इस चीज को, यूएसएसआर इस चीज को अपने ईगो पे ना ले ले कि मेरे से ये मिसाइल वगैरह हटाने के लिए क्यों बोल दिया, या फिर गलती से कोई मिसाइल वगैरह ना स्टार्ट हो जाए और यूएसए में लग जाए। यूएसए को क्या पता चलेगा गलती से लगा है, वो तो भाई रिटेलिएट करेगा और ये कोल्ड वॉर बदल जाएगा किसमें? वर्ल्ड वॉर में। तो जो ये थी मतलब ये परेशान थी काफी इस चीज को लेकर कि कहीं ये कोल्ड वॉर किस में ना बदल जाए, वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। पूरे लोग परेशान थे, पूरा वर्ल्ड परेशान था। अब इस चीज को लेकिन दोनों ने डिसाइड करा कि हम भाई वॉर वगैरह नहीं करेंगे, दोनों साइड से कोई वॉर नहीं होगा। सोवियत शिप भी कहने पे वहीं से हटा लेती है जितनी उसने मिसाइल वगैरह लगा के रखी थी, बड़े पीसफुल तरीके से वहां से हटा लिया जाता है जितना उन्होंने मिसाइल वगैरह लगाया था। ठीक है, तो इसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बड़ा ही हाई पॉइंट था किसका? कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर एक कंपटीशन था, एक टेंशन था किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इन्होंने इस कोल्ड वॉर को कभी हॉट वॉर नहीं बनने दिया, कभी फुल स्केल वॉर इन्होंने आपस में नहीं करा, दोनों पावर में, यूएसए और यूएसएसआर ने। ठीक है, छोटी छोटी इनकी लड़ाई होती रही अलग अलग रीजन में, लेकिन कभी इन्होंने फुल स्केल वॉर नहीं करा। दोनों ने इस चीज को अवॉइड करा कि भाई देखो हम इसको वॉर वगैरह में नहीं बदलने देंगे। कोल्ड वॉर ऐसा नहीं था कि पावर रिवाइवलरी, मिलिट्री अलायंस और बैलेंस ऑफ पावर को लेकर ही आपस में वॉर चल रहा था, नहीं, एक आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों के आइडियाज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि देखो मेरे आइडिया सुपीरियर है, मेरे आइडिया सुपीरियर है। यूएसए बोलता था कि प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी ये अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री इनको अडॉप्ट करे। लेकिन यूएसएसआर सोचता था कि नहीं भाई, जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये आइडियोलॉजी बढ़िया है, ये सुपीरियर होनी चाहिए, ये बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को ये अडॉप्ट करना है। तो दोनों की आइडियोलॉजी बड़ी अपोजिट थी, तो इन आइडियाज को लेकर आपस में क्या चलता था? कॉन्फ्लिक्ट चलता था इनके बीच में, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये था हमारा कोल्ड वॉर। आगे हम चलते हैं बर्लिन क्राइसिस क्या था। अब बर्लिन क्राइसिस का बैकग्राउंड समझना है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसए, जो कि डेमोक्रेटिक रूल था वहां पे, और ईस्ट जर्मनी को हमारा कौन संभाल रहा था? वो संभाल रहा था हमारा सोवियत यूनियन। ठीक है, अब क्या होता है कि वो हमारा जो सोवियत यूनियन था वो चाहता था कि सोवियत यूनियन के जो लीडर थे निकिता खुश्रेव, वो डिमांड कर रहे थे यूएसए से कि तुम भाई इसको वेस्ट बर्लिन से अपनी अलायंस मत लग बनाओ, इसको इसको अपना पार्ट मत बनने दो, ठीक है, अपने ग्रुप में मत लो, इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, न्यूट्रल छोड़ दो, इंडिपेंडेंट सिटी बना दो। लेकिन यूएसए मना कर देता है कि नहीं भाई, मेरा कंट्रोल है तो मेरा ही कंट्रोल रहेगा, कोई मेरे को कंट्रोल में हटाने नहीं देगा। तो यूएसए भी बड़ी चाल खेलता है, वो कहता है कि ठीक है भाई, अब जब ईस्ट बर्लिन मेरे कंट्रोल में तो पूरा कंट्रोल होगा। तो वो एक बड़ी दीवार छीन देता है, कहाँ पे? बर्लिन के बीच में। अब इस बर्लिन को ईस्ट बर्लिन में और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो वॉल बनती है, जो दीवार बनती है, रातों रात तैयार की जाती है, जो कि ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को बदल देती है। और यही एक सिंबल था किसका? कोल्ड वॉर का। ठीक है, जो ये बर्लिन वॉल थी, ये डिवाइड करती ईस्ट बर्लिन को, वेस्ट बर्लिन को, और ये उसका सिंबल था किसका? कोल्ड वॉर का, कम्युनिस्ट ईस्ट का और डेमोक्रेटिक वेस्ट का। ठीक है, तो ये था हमारा। तो बर्लिन क्राइसिस हमारा दिखाता है कि वर्ल्ड कैसे एकदम से कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन दोनों ने कभी कोल्ड वॉर नहीं करा, कभी वॉर नहीं करा, दोनों ने अवॉइड करा। 1989 के अंदर जो ये बर्लिन वॉल है ये टूट जाती है, इसको तोड़ दिया जाता है, और ये सिंबलाइज करती है कि जो कोल्ड वॉर है उसका भी खत्म हो चुका है, वो भी अब हमारा नहीं रहा है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखो जी, तो ये आपके पिक्चर है, ये वॉल बनाई जाती है जो बर्लिन के अंदर थी, ये रही हमारी वॉल, ये हमारी दीवार थी जो बर्लिन में बनाई गई थी। तो ये क्या करती है? हमारी कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को क्या करती है? सिंबलाइज करती है कि वेस्ट बर्लिन के अंदर क्या है? कैपिटलिज्म है, और ईस्ट बर्लिन के अंदर क्या है? ईस्ट बर्लिन के अंदर कम्युनिज्म है।
ठीक है। 1961 को ये बर्लिन वॉल बनाई गई थी और 1989 को ये तोड़ दी जाती है। तो 28 ईयर तक हमारी ये वॉल बनती है। अब बाद में जब इसको तोड़ दिया जाता है तो ये जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आप फीचर बताइएगा कौन कौन से फीचर है, तो सेम वही लिख देना कि कोल्ड वॉर आपस में आइडियोलॉजी वॉर था और इनके बीच में मिलिट्री को लेकर हम ज्यादा सुपीरियर है, हमारे पास ज्यादा पावर है, इस चीज को लेकर आपस में रिवाइवलरी टेंशन थी। ठीक है। और कुछ फीचर्स वगैरह भी आप अपने नाम से बना के लिख सकते हो, कहानी तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यूनिट 14 पे हम बात करते हैं। यूनिट 14 है आपका कौन सा, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का जो एंड हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्लोबल विलेज क्या है, ग्लोबल विलेज से क्वेश्चन आया है। ग्लोबल विलेज मतलब वर्ल्ड एक छोटा गांव की तरह है। एक छोटा सा गांव होता है ना, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना दिया है जहां पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस है। ठीक है। जो बड़ा ही एडवांस है। तो हमारे जो मार्शल मैकेल है वो क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो एक से दूसरी जगह एकदम से ट्रैवल कर जाती है। ये पूरे वर्ल्ड को फील कराती है इंटरकनेक्टेड। क्या फील कराती है, इंटरकनेक्टेड। स्कॉलर सपोर्ट करते हैं किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से। जो पूरा ग्लोब है वो इंटरडिपेंड हो गया है और कहीं कहीं कोई इशू है, ट्रेड, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन मूवमेंट, इन सब को हमको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, आपस में नॉर्म्स वगैरह शेयर करने होंगे। ये कैसे बनेगा, जितना हम कनेक्ट रहेंगे। तो कुछ स्कॉलर पॉइंट आउट करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को प्रेजेंट करता है, अमेरिकन टेलीविजन, म्यूजिक वगैरह ये हमारे ये करते हैं और कहीं ना कहीं छोटे छोटे गांव तक भी हमारे पहुंचाते हैं, अब पहुंचाते हैं। ठीक है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये इंक्रीज करता है गुड सर्विस कैपिटलिज्म का मूवमेंट और कनेक्टिविटी हमारा बढ़ाता है। ठीक है। तो ये सारी हमारे इसके अंदर पूरा ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख देना यार, इसी को ग्लोबल विलेज बोलते हैं। आगे आपको फैक्टर बताने कैसे जो कोल्ड वॉर है उसके खत्म होने के फैक्टर क्या थे। सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर कि यूएसएसआर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा था मिलिट्री में, मिलिट्री को ऊपर करने में कि भाई पैसा मिलिट्री में नहीं कम होना चाहिए और लोगों की नीड्स को भी पूरा नहीं किया जा रहा, खाना, फूड, गुड्स ये सब भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे लोग, इतना पैसा वो वहां पे नहीं दे रहे थे, पूरा पैसा मिलिट्री में जा रहा था। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था। दूसरा जो मिकिल खुसरेव थे, हमारे जो कहाँ के यूएसएसआर के लीडर थे, ये लीडर बने थे हमारे, ये क्या करते हैं, कुछ हमारी नई पॉलिसी लेकर आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि काम नहीं करती है, जिससे और भी सिचुएशन खराब हो जाती है। पॉलिटिकल चेंज आता है। जो माइकल ये मिकेल थे हमारे, ये एक पॉलिसी लेकर आते हैं ग्लासनोस। ग्लासनोस जो कि ओपननेस करती है, एक तो इनकी थी ये ग्लासनोस और एक और भी थी, अभी मुझे याद नहीं आएगा, ग्लासनोस और एक और भी थी, पेस्ट्री, पी से था उसका नाम। तो ओपननेस करती है कि लोग अब फ्री हो सकते हैं। पहले जो कम्युनिस्ट रूल था लोगों के पास एकदम पाबंदी लगा के रखी थी, बोलते तुम क्रिटिसाइज करना चाहते हो कर सकते हो, फ्रीली बात कर सकते हो। पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आई जाती है, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाया जाता है। अब जब गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बना रहे थे ये गोशेफ, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल था वो कंट्रोल कम हो रहा था। ठीक है। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट भी उस टाइम पे उठ रहे थे, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, ये डिमांड कर रही थी फ्रीडम की कि भाई हमको आजादी दो, हमको नहीं रहना सोवियत कंट्रोल में। सोवियत रिपब्लिक, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, लुथवेनिया, लुथेनिया, ये डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने की, भाई हमको इंडिपेंडेंट हो रहा है, अब नहीं रहना हमको यूएसएसआर के साथ। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत था। कुछ मिलिट्री इशू भी थे कि वो पूरा पैसा कहाँ पे लगा रहे थे, मिलिट्री के अंदर। लीडरशिप मिकिल खुशरोफ आते हैं, ये क्या करते थे, ओपननेस कर देते, ये वेस्ट से अपना रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहे थे, ये दुश्मनी नहीं चाह रहे थे, ये ऐसी रिफॉर्म लेकर आते कि हम वेस्ट से क्या करें, रिलेशन अच्छे बना के रखें। ठीक है। ये टेंशन को रिड्यूस करना चाहते थे, वॉर वगैरह नहीं चाहते थे। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था। जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, जो ईस्ट यूरोप था, जो कि सोवियत के कंट्रोल में था, उन लोगों को पता चलता है कि भाई वेस्ट के लोग तो बड़े मजे में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए सब कुछ है, पैसा है, भाई बढ़िया रह रहे हैं, और हमारे पास पूरा पैसा तो मिलिट्री में जा रहा है सोवियत यूनियन का, हम तो भाई बर्बाद हो गए, पूरा पैसा गया, हमारे पास फ्रीडम भी नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब तो हमको फ्रीडम चाहिए। कल्चर और सोशल फैक्टर भी, बहुत सारे लोग परेशान थे कम्युनिज्म से कि हमको कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हम नहीं रहना चाहते, हमको फ्रीडम चाहिए। सारे हमारे रीजन है किसके, कोल्ड वॉर के खत्म होने के। ठीक है। तो ये सभी आप रीजन डाल सकते हैं कि कोल्ड वॉर ऐसे एंड हुआ है। तो हमारा लास्ट चैप्टर है यूएन का नेचर, चेंजिंग द नेचर ऑफ यूएन सिस्टम, ये आप खुद पढ़ सकते हो, ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ ले और इसका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। तो इसको बस इसको पढ़ लेना, और सारे तो मैंने आपके करा ही दिए है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो फिर अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।